हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो सेट है, थर्ड सेट है पीवाईक्यूज का। इसके पहले दो सेट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से वो क्वेश्चंस सभी समझ आ गए हों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है डेविएशन फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ। डेविएशन फ्रॉम रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग का फॉर्मूला होता है उससे हम क्या निकालते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर निकालते हैं। और उस इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास आती है जेड स्क्वायर के अपॉन ई और इंटू कॉट 5/2। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक है, किसका फॉर्मूला आता है? इम्पैक्ट पैरामीटर का। ये फॉर्मूला से हमें न्यूक्लियस के साइज का पता लगता है। किसका पता लगता है? न्यूक्लियस के साइज का। यहाँ पर एटम का तो कोई लेना देना है नहीं, तो जहां पर एटम लिखा हुआ है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गया। थिकनेस के लिए हम बेथे ब्लॉच फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर यूज नहीं होगा। हाफ लाइफ का कोई चक्कर है नहीं, तो सीधा सीधा से यहाँ पर आंसर दिख रहा है। आपको नहीं भी थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस इन मिरर न्यूक्लियाई कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग कूलम एनर्जी डिफरेंस। तो मिरर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वो समझ लो। जैसे मेरे पास दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, एक एलिमेंट लिखा मैंने 5Be11 और एक एलिमेंट लिखा मैंने 6C11। तो मिरर न्यूक्लियाई क्या है? जिनके एटॉमिक मास जो है वो सेम है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है वो सेम है और जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर एक्सचेंज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर एक्सचेंज हो रहा है। कहने का मतलब है यहां पर जो प्रोटॉन नंबर है वो है 5 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहां पर 6। यहां पर जो प्रोटॉन नंबर है वो है 6 और न्यूट्रॉन नंबर है 5। तो दोनों आप देखोगे कि डायगोनली एक दूसरे को इक्वल कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट को सेटिस्फैक्टरली प्रूव करने के लिए हम मिरर न्यूक्लियाई का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रॉन पेयर बन रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रॉन पेयर बन रहे हैं। फिर उसका हम एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। वो एनर्जी डिफरेंस ना के बराबर आता है, नेग्लिजिबल एनर्जी डिफरेंस आता है। और यहां से वो प्रूव होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मिरर न्यूक्लियाई वाला जो एग्जाम्पल है वो इसलिए लिया जाता है कि हमें जो एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, उसको हमें प्रूव करना होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूरेनियम न्यूक्लियस एट रेस्ट डिकेज एज। देखो यहां ये जरूर क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर दिया हुआ है, पर इसका न्यूक्लियर फिजिक्स से कोई लेना देना है नहीं। होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होता है या ऐसा कह लो कि हवा के अंदर कोई पार्टिकल टूट जाता है, हवा के अंदर कोई पार्टिकल टूट जाता है, तो वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली पाथ पर क्या करते हैं? मूव करते हैं। पर ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। तो ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। ठीक, तो ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है मेनली। इसको डाल जरूर दिया न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, पर है ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का यानी कि मैकेनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटर measures 9934 counts during 1 hour from a radioactive sample. From this number the count rate of sample can be estimated with a standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये फॉर्मूला लगा के हम करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें बोला गया है सपोज ZXA डिकेज बाय अ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन 2 स्टेज। 2 स्टेज के अंदर डिके कर रहे हैं इसको। तो डिके करने के बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, एक स्टेज ये हो गई, अभी हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, और दूसरी स्टेज इसके बाद होगी और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा Z-1 YA-4। अब A-4 आ रहा है तो ये तो डैम श्योर है कि एक अल्फा डिके है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा डिके कर देता हूँ तो यहाँ पर बनेगा Z-2X और ये हो जाएगा A-4। अब इसको 1 से बढ़ाना है। ये 1 से कब बढ़ सकता है? जब यहाँ पर कौन सा डिके हो? बीटा माइनस। तो जैसे ही बीटा माइनस डिके होगा यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? Z-1, ये बनेगा YA-4। तो यानी कि एक हो रहा है बीटा डिके बीटा माइनस डिके और एक हो रहा है अल्फा एमिशन। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द पजल ऑफ मैजिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई वाज रिजॉल्व्ड बाय। मैजिक नंबर्स को निकालने के लिए, मैजिक नंबर को डिड्यूस करने के लिए हमारे पास कई सारे मॉडल्स यूज किए गए।
जैसे कि पहला मॉडल था इनफाइनाइट डेप्थ वेल पोटेंशियल, एक ये मॉडल यूज किया गया इनफाइनाइट डेप्थ वेल पोटेंशियल। एक मॉडल यूज किया गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर नहीं किया गया। तीसरा मॉडल यूज किया गया हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल विद एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग का मतलब है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो यहां से हमारे पास जो मैजिक नंबर्स निकले वो कौन कौन से निकले, 2, 8, 20। यहां से जो निकल गए वो कौन कौन से आ गए, 2, 8, 20 और 28। यहां से हम ज्यादा मैजिक नंबर्स निकाल पाए, 2, 8, 20, 28, 50, 82, इतने हम निकाल पाए यहां से। तो जो पजल था मैजिक नंबर का उसको हमने किससे सॉल्व किया, स्पिन ऑर्बिट फोर्स पार्ट टू द न्यूक्लियर पोटेंशियल, है ना, स्पिन ऑर्बिट फोर्स पार्ट टू द न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मोस्ट ऑफ द फिजन एनर्जी गोज इन, फिजन एनर्जी ज्यादातर किस में जाती है, मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन लॉज के अंदर कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो शेयर होती है किसके साथ, न्यूट्रिनो के साथ। जब मैंने बीटा डी के आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था जो न्यूट्रिनो है और पॉजिट्रॉन है या एंटी न्यूट्रिनो है और इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एनर्जी शेयर हो जाती है ना, उसके साथ एनर्जी शेयर होती है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास फिजन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक तो न्यूक्लियाई निकलेगा और साथ में जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उनके साथ एनर्जी शेयर हो जाती है, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्ज फिजन प्रोडक्ट्स, तो फिजन प्रोडक्ट्स मतलब जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे उनके साथ वो काइनेटिक एनर्जी शेयर हो जाती है और फिर वहां से हम मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मीजॉन्स आर मेड ऑफ, मीसॉन्स जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क का। मीसॉन जो होते हैं, मीसॉन पाई मीसॉन्स जो होते हैं जिनको हम पाई से शो करते हैं, पाई मीसॉन, पाई प्लस पाई माइनस, है ना, पायोन्स बोलते हैं इनको। तो मीसॉन्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्या, बी आंसर आ जाएगा, 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्क इंटरेक्ट विद वन अनदर। क्वार्क का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से वो किसकी हेल्प से होता है, तो क्वार्क का जो इंटरेक्शन होता है वो ग्लूऑन्स की हेल्प से होता है ना, किसकी हेल्प से होता है, ग्लूऑन्स। तो क्वार्क इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय द एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स, ठीक, किसकी हेल्प से होता है, ग्लूऑन्स की। ग्लूऑन्स क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी हेल्प से जो क्वार्क के बीच का इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर बोला है विच कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड इन द प्रपोज्ड डीके। कौन सा इनमें वैलिड नहीं है, कौन सा इसमें जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या हो रहा है, डीके में वायलेट कर रहा है। तो सबसे पहला लेप्टॉन कंजर्वेशन है। लेप्टॉन कंजर्वेशन है तो ये जो लिखा हुआ है म्यू प्लस, ये म्यू प्लस क्या है, ये एंटी म्यूऑन है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एंटी म्यूऑन। इसी तरह से ये जो पाई प्लस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पायोन। ये क्या लिखा हुआ है, पायोन। और ये न्यू जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये न्यू म्यू लिखा जो हुआ है मुऑन एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या लिखा हुआ है, मुऑन एंटी न्यूट्रिनो। तो सबसे पहला इनका चेक कर लो आप, लेप्टॉन कंजर्वेशन। तो अगर मैं एंटी म्यूऑन की बात करूं तो उसके लिए लेप्टॉन की वैल्यू होती है -1, और अगर मैं पायोन के लिए बात करूं तो उसके लिए लेप्टॉन की वैल्यू होती है 0, और अगर मैं मुऑन एंटी न्यूट्रिनो के लिए बात करूं तो इसके लिए लेप्टॉन की वैल्यू होती है -1। तो LHS और RHS दोनों पर इक्वल हो गया, तो यहां पर लेप्टॉन कंजर्व हो रहा है। स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करूं तो इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर जो इसका है यहां पर कितना आएगा, स्ट्रेंजनेस नंबर की हम बात करें तो यहां पर मुऑन के अंदर, कौन सा, एंटी मुऑन के अंदर, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर हो गया 0। फिर अगर हम बात करें किसके लिए, पायोन के लिए, तो उसका स्ट्रेंजनेस नंबर हो गया 0, और मुऑन एंटी न्यूट्रिनो के लिए बात करें तो उसका स्ट्रेंजनेस नंबर भी कितना हो गया, 0। यानी कि LHS और RHS यहां पर भी बराबर हो गए। पैरिटी की अगर हम बात करें तो पैरिटी जनरली जो वीक इंटरेक्शन है उसमें कंजर्व नहीं होती है, बाकी स्ट्रॉन्ग जो इंटरेक्शन होते हैं उसके अंदर पैरिटी कंजर्व रहती है। तो यहां पर भी जो है पैरिटी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो यहां पर भी पैरिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। तो पैरिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बचा ये है कि एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं हो रही होगी। तो कुल मिलाकर आपको चेक करना है ये सारे ऑप्शंस को, फिर इसमें से ये जो ऑप्शन है एनर्जी कंजर्वेशन का, ये इसमें गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इवन न्यूक्लियस आर सच दैट देन, तो देखो अगर मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करूं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करते हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, जे और जे प्लस 1। तो कलेक्टिव मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, है ना, और फिर 6 प्लस इवन में पढ़ते हैं सारे। तो यहाँ पर कौन से लिखे हुए हैं, 4 प्लस और 2 प्लस। तो अगर मैं 4 प्लस के लिए निकालूं 2i और ये हो जाएगा 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना 12, 5 हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 5 20। तो ये हो जाएगा 20 एच कट स्क्वायर अपॉन 2i। सिमिलर ये किसके लिए आ गया, 4 प्लस के लिए आ गया। मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ। फिर आप 2 प्लस के लिए निकालेंगे तो उसके लिए कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 और 3 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 एच कट स्क्वायर अपॉन 2i। अगर आप डिवाइड करते हैं E4 प्लस को E2 प्लस से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर मिलेगा आपको 3.33। तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो है नहीं, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा तो खत्म। क्लोज शेल न्यूक्लियस का और डिफॉर्म न्यूक्लियस का इससे कोई लेना देना है नहीं। तो यहां पर हमारे पास बचता है ये कौन सा वाला, ये वाला। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, वाइब्रेशनल कैरेक्टर। तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वाइब्रेशनल कैरेक्टर को, ठीक है। किसको शो कर रहा है, वाइब्रेशन